देखिए बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। एक घनीय ठोस दो तत्वों P और Q से बना है। घन के कोने पर Q परमाणु तथा P अंतः केंद्र में है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उप संयोजन क्या है? तो देखिए, हमने एक अपना घन बना लिया है, जिस घन में Q को कहाँ हमने रखा है? कॉर्नर पर, और जो P परमाणु है वो घन के अंतः केंद्र पर उपस्थित है, यानी बॉडी में है। सवाल ये रहा हमारा Q अनुपात P। सवाल ये रहा Q अनुपात P। तो P जो है केंद्र में है, P कहाँ है? केंद्र में है। जब केंद्र में है तो P का अनुपात कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। और Q पर कितने अवयवी कण हैं? Q पर 8 कोने हैं, और प्रत्येक कोने पर Q का जो है 1/8वां हिस्सा भाग ले रहा है। तो हमने क्या किया? 8 से 8 को डिवाइड कर दिया, आंसर आया हमारा 1। तो Q का अनुपात 1 एंड P का अनुपात 1, अर्थात सूत्र बन गया Q इंटू P। या सूत्र क्या बनेगा हमारा? P या Q। अगला सवाल इसमें ये थोड़ा पूछा है उसने कि P एवं Q की उप संयोजन संख्या क्या होगी। तो P एवं Q की उप संयोजन क्या होगी? हम P की निकाल ले रहे हैं कि ये जो अवयवी कण है वो 4 ऊपर वाले अवयवी कणों के संपर्क में है। यानी इसका जो है वो इसके संपर्क में ये जुड़ा हुआ है, इसके संपर्क में ये जुड़ा हुआ है, इसके संपर्क में ये जुड़ा हुआ है, और इसके संपर्क में ये जुड़ा हुआ है। तो 4 ऊपर से हो गई और 4 ये हो गई, उप संख्या 4 ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो उप संख्या होगी उसका मान कितना है? उप संयोजन संख्या ये बराबर हो गई 8। वैसे हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि परमाणु की संख्या और उप संयोजन संख्या, परमाणु की संख्या 1, उप संयोजन संख्या लगाओ 4, परमाणु की संख्या 2, उप संयोजन लगाओ 8, परमाणु की संख्या 4, उप संयोजन लगाओ 12। यानी जब परमाणु की संख्या 1 होगी और वो आकृति कौन सी होगी? वो होगी SCC, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जो संख्या होगी उप संख्या वो कितनी होगी? 4। दूसरी कौन सी हमारी? BCC, यानी हमारा SCC है, ये हमारा कौन सा है? BCC। और BCC के साथ आता है ECC। तो ECC में हमारे कितने होंगे? और दूसरा अगला कौन सा हमारे पास? FCC, HCP, CCP। तो इनमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। और 4 के साथ साथ वो जो है उप संख्या कितनी दिखाएंगे? 12। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या है। देखिए बच्चों, आंकिक प्रश्न की श्रेणी में अगला सवाल है, कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। FCC का मतलब हो गया, FCC बराबर क्या होता है? Z से प्राप्त हो रहा है। Z का मान हमारा कितना होता है यहाँ पर? 4। FCC का मतलब Z का मान कितना हो गया? 4। जिसकी कोर लंबाई का मतलब हमारे पास A का मान दे रखा है, वो है 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या हमारे पास होती है, वो हम जानते हैं कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, सवाल में हमें 2 चीज़ें दी हैं। यह दर्शाई है कि गणना किए गए घनत्व, यानी हमें घनत्व निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमें निकालना क्या है? घनत्व। तो घनत्व का मान निकालना है। तो वो क्या कह रहा है? यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान, मापे गए घनत्व, यानी जो ये घनत्व आएगा वो लगभग इसके बराबर आएगा। आंसर तो उसने हमें बता दिया है, बाकी हमें सिद्ध करना है। आंसर तो हमें उसने बता दिया है, बाकी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमारे पास क्या है? हमें क्या क्या मान चाहिए? देखिए, हमारे पास कॉपर का जो द्रव्यमान होता है, Cu का द्रव्यमान, ये बराबर होता है 63.5 ग्राम प्रति मोल। बस हमें निकालना क्या है? D बराबर निकालना है। D बराबर सूत्र होता है Z इंटू M अपॉन AQ इंटू आवोगाद्रो संख्या।
मान रख लेंगे हम, जेड का मान हमारे पास कितना है 4, जेड का मान हमारे पास कितना है 4, हमने इसमें 4 रख लिए, इंटू एम का मान कितना है 63.5 बट्टे ए का मान कितना है, ए हमारी ये रही, तो हमने लिखा 3.6 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या कर देंगे हम क्यू, ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम क्यू कर देंगे। और आबोगाद्रो संख्या हमारी ये रही, तो हम क्या करेंगे इसमें 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, घनत्व निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हम इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इसका मल्टीपल कर लिया, आंसर आ रहा है हमारा 254, इसका क्यू कर लिया और इसका मल्टीपल किया तो आंसर आया 281 गुणा 10 की घात माइनस के 24 क्यों आए, 8 × 24, 3 गुने कर दिए और ये हमारी 23 घातें हैं। जब हमने इसका कैलकुलेटर से गुणा किया, भाग दिया, 281 का 254 में भाग दिया तो आंसर आ रहा है 0.903 इंटू 10⁻। अब देखिए यहाँ पर जब हम 24 घातों में से 23 घातें घटाएंगे तो हमारी घात रह जाएगी -1 और माइनस के ऊपर जाएगी तो हमारा आंसर बचेगा 10। 10⁻1 का मतलब है 10 हो गया, और जब हम इस 10 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 9.03, जो कि लगभग बराबर किसके है, लगभग बराबर है दिए गए घनत्व के, दिए गए घनत्व के। तो वही सवाल में कह रहा है कि दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान मापे गए घनत्व के बराबर है, यानी समान है। तो यहाँ पॉइंट दे रहा है 8.92, यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 9.03, ठीक है। तो इस पर आई होप ये क्या है, हमारा आंसर जो है इससे लगभग वेरी कर रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया, ये सवाल ले लिया। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। देखिए बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni.98O1 है। इसका मतलब ये किस प्रकार का ठोस है, इसमें दोष एक पाया जाता है, वो दोष कौन सा है, यहाँ पर धातु आयनों की संख्या कैसी कम है और ऑक्साइड की संख्या ज़्यादा है। इसका 1 अनुपात है, इसका 0.9 अनुपात है, यानी ये धातु न्यूनता दोष है। नॉन स्टोइकियोमेट्री का ये धातु न्यूनता दोष है, ठीक है। आगे देखते हैं, निकिल आयनों का कितना अंश Ni2+ व Ni+3 के रूप में विद्यमान है। इसमें 2 ऑक्साइड हैं, ये जो हमारा विश्लेषण, ये जो हमारा ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड में 2 प्रकार के आयन हैं। वो कौन कौन से आयन हैं, यानी Ni+2 वाला भी है और Ni+3 वाला भी है। 2 प्रकार के इसमें ऑक्साइड है। अब कितना तो +3 ऑक्साइड है और कितना +2 ऑक्साइड है। तो क्या करते हैं कि जब +3 बनेगा, यानी ये जो ऑक्साइड है वो कौन सा है, वो +2 वाला ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, +2 वाला ऑक्साइड है। मैंने जब आपको धातु न्यूनता दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री में धातु न्यूनता दोष पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता करते हैं। +2 वाले होंगे तो +3 में चेंज हो जाएंगे, +3 के होंगे तो +4 में चेंज जाएंगे, +4 +5, यानी अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में वो विस्थापित हो जाते हैं। तो जब ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बन जाएगा, कुछ निकिल का जो अंश है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बन जाएगा, तो क्रिस्टल को उदासीन रखने के लिए निकिल धातु आयन जो है वो अपना स्थान विस्थापित करेगा। निकिल धातु आयन जो 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है वो अपना धातु आयन विस्थापित करेगा। तो कितना विस्थापित करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, माना Ni2+ द्वारा विस्थापित Ni2+ परमाणु की संख्या कितनी है, x, यानी वो संख्या x है जो Ni+3 द्वारा Ni+2 को रिप्लेसमेंट करती है। शेष Ni2+ की संख्या बराबर कितनी होगी, यानी Ni2+ की संख्या कितनी है, 0.98। तो कुछ अंश जो है वो Ni+3 द्वारा विस्थापित कर दिया गया होगा। कितना विस्थापित कर दिया उसको हमने x मान लिया, तो क्या लिखेंगे, अब Ni2+ कितना रह गया, 0.98 माइनस के x। अगला कह रहा है Ni परमाणु पर कुल आवेश। अब Ni परमाणु पर कुल आवेश कितना होता है, वो ऑक्सीजन पर आवेश के बराबर होता है, क्योंकि हमारा अनुपात अभी सूत्र क्या लिखा है, हम यहाँ मान के चलें कि यह लिखा हुआ है NiO।
तो NiO में क्या है, ऑक्सीजन पर माइनस के 2 आवेश होगा, तो इस पर कौन सा होगा, प्लस के 2 आवेश होगा, यानी ये प्लस के 2 आवेश में और ये माइनस के 2 आवेश में जुड़ा हुआ है। आगे वो क्या कराए कि निकिल परमाणु का कुल आवेश बराबर किसके होगा, बराबर ऑक्सीजन परमाणु के आवेश के बराबर होगा। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 प्रकार के धातु आयन है, एक तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का है और एक +2 ऑक्सीकरण अवस्था का। यहाँ निकिल जो है वो Ni +3+2 में है और Ni +3 में है, 2 प्रकार के धातु आयन में। तो हमने क्या किया, +2 यहाँ लिख लिए, इनटू निकिल का कितना अंश है वो लिखा है 0.98 माइनस के x प्लस, क्योंकि यहाँ पर 3 संयोजकता है तो हमने आवेश 3 लगा लिया, इनको इसकी संख्या कितनी मान ली, x बराबर किसकी होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर, यानी ऑक्सीजन के आवेश के बराबर। तो ऑक्सीजन का आवेश कितना होगा, 2। इस चीज़ को हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन का आवेश कितना है, 2। इसका हमने अंदर मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल किया तो क्या आएगा 1.96 माइनस के 2x, अंदर मल्टीपल किया गया, और प्लस के 2x इक्वल टू कितने हमारे पास 2, क्या हो गया ये 1.96 प्लस x, क्योंकि ये हमारे पास 2x है और ये हमारे पास 3x है। जब 3x में 2x लेस हो जाएंगे तो 1x बचेगा, और आंसर हमारे पास इधर कितना लिखा है, इक्वल टू में 2। तो अब क्या करेंगे, हमने इसको सॉल्व किया तो x बराबर यहीं रखा और इस संख्या को हम पीछे ले गई, तो x बराबर क्या होगा 2 माइनस 1.96, x का मान कितना आया, 2 में से ये चीज़ घट जाएगी, तो x बराबर आ गया, x बराबर हमारा मान आ गया 0.04, यानी वो 2+ धातु आयन जो प्लस के 3 द्वारा रिप्लेसमेंट किए गए थे उनकी संख्या है 0.04% मान। NiO में Ni+3 की प्रतिशतता कितनी होगी, प्रतिशतता आप जानते हैं कि उस भाग में उसकी मात्रा बट्टे संपूर्ण भाग इंटू 100, तो क्या Ni+3 की परमाणु संख्या बट्टे निकिल की परमाणु संख्या इंटू 100, तो Ni+3 की परमाणु संख्या कितनी है 0.04, और निकिल का मान कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ सवाल में 0.98, तो हमने इसमें 0.98 रख लिया और हमने 100 का भाग दिया, तो 100 का गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 4.01%, यानी Ni+3 कितना है, Ni+3 है 4.0+3, इतने प्रतिशत Ni है। इसके बाद क्या करा है, यानी हमने जो लिखा है यहाँ पर लिख देंगे मान, इसका मान कितना आएगा 4.01% Ni का मान। अब क्या करेंगे, Ni2+ की मान निकालना है तो उसे हम 100 में से घटा देंगे, तो Ni2+ की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस 4.01, तो मान कितना आया 95.99, यानी इसका जो मान है वो हमारा कितना है 95.99% है। यानी जो हमारा पूरा निकिल का जो भाग था उस निकिल के कंपोजिशन में Ni2+ था वो 95.99 और Ni2+ था वो 4.09% था। इस प्रकार हमने ये सवाल का आंसर बता दिया, क्योंकि हमें लिखने में टाइम लगता, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके आपको आपके सामने समझा दिया। अगला सवाल लेते हैं, देखिए उसका क्या होगा, आंसर कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा, सोना का परमाणु त्रिज्या जो दी है वो 0.144 नैनोमीटर FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। तो FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, तो FCC के लिए हमने आपको बताया था त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच संबंध था, त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच संबंध था, वो क्या था R बराबर a a, यानी ये क्या है कोर लंबाई और ये क्या त्रिज्या, तो 2√2 के बराबर था, 2√2 के बराबर था। ठीक है, तो वो क्या करा है, अब हमारे पास त्रिज्या का मान दिया, वो कह रहा है इसकी कोष्ठिका की कोर लंबाई ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करना है। R बराबर उसने दिया है, क्या दिया है 0.144 नैनोमीटर। हमें नैनोमीटर चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा आंसर नैनोमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो R का मान यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा a, अब देखिए इसका मल्टीपल कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 2√2 इंटू R, R का मान रख दिया, तो 2√2 इंटू R का मान कितना दिया 0.144 नैनोमीटर। ठीक है, समझ आगे नहीं गया। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसका गुणा करना है आपको, तो 2 × 1.414
इंटू 0.144 नैनोमीटर। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं कितना आएगा। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ भाई, हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने पर आंसर कितना आ रहा है हमारा 0.407 नैनोमीटर। यानी हमारी कोर लंबाई कितनी आई, ए बराबर जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0.0407। क्योंकि हमें देखिए इसके द्वारा से ही हमें प्राप्त होगा कि भी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच संबंध क्या होता है। त्रिज्या और परमाणु की कोर लंबाई के बीच संबंध क्या होता है। हमने जब एफसीसी का जो फिगर बताया था, संकुलन क्षमता निकाल के बताई थी, उस समय हमने कहा था कि ये सूत्र जो है वो आपके काम आएंगे। यहाँ पर हमारा ये सवाल जो है वो सवाल इस सूत्र से निकलेगा। इस सूत्र के तरह हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है।